बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। इंतकाम, राइटर फरियाद फारूक। किस्त नंबर 5। हरीम एक बहुत गरीब घर में पैदा हुई। जब पैदा हुई तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया। इसका बाप एक मज़दूर था। बेटी को पालने लगा मगर बेटी से बहुत प्यार भी करता था। जब हरीम 7 साल की हुई तो बाप का साया भी सर पे ना रहा। हरीम की माँ बाप के बाद इसकी एक खाला बस रेहाना ही थी दुनिया में, जिसने अपने शौहर बासित के कहने पे हरीम को पास रख लिया था, मगर हमेशा इसे कोसती और नफ़रत करती। रेहाना की अपनी भी एक ही बेटी थी, अलीना, जो हरीम को अपनी बहन मानती और हमेशा हरीम का साथ देती थी। हरीम जानती थी खाला इसे इसके बाप की थोड़ी सी 7 मरला जगह जो हरीम के नाम थी, इसकी वजह से पाल रही है। हरीम को पढ़ाई का शुरू से ही बहुत शौक़ था। हरीम ने मैट्रिक के बाद 1 साल तो स्कॉलरशिप पे पढ़ा, मगर आगे की तालीम के लिए ना पैसे थे और ना इजाज़त, और वो अपनी ज़िंदगी काम काज और खाला की डांट में गुजार रही थी। ओह वाह, हवेली अंदर से भी काफ़ी शानदार है। आयशा अंदर आते ही पूरी हवेली को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली। हवेली अंदर से काफ़ी बड़ी थी। अंदरूनी हॉल में बहुत बड़े बड़े सोफ़े रखे हुए थे। सामने दोनों ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। एक तरफ बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी। अलियान चलता हुआ तस्वीरों के पास पहुंचा और इन्हें गौर से देखने लगा। सबसे पहले नंबर एक बुज़ुर्ग और एक बूढ़ी औरत की तस्वीर लगी थी, जो पुराने ज़माने में बनाई जाती थी। अलियान समझ गया ये इसके परदादा परदादी की तस्वीर है। इससे अगली तस्वीर अलियान के दादा दादी की थी और इससे अगली तस्वीर में अलियान के पापा और अम्मी की तस्वीर थी। मगर इससे अगली तस्वीर देखकर अलियान हैरान हुआ। इस तस्वीर में एक औरत एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। इस औरत ने काली साड़ी पहन रखी थी। वो मुस्कुरा रही थी। एक लम्हे के लिए अलियान को लगा इसने पलकें झपकाई, मगर अगले लम्हे वहम समझ लिया। ये औरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ, ये औरत तो वही है जिसकी इस पत्थर जैसे गार में तस्वीर लगी हुई थी। डाइन का सलमानी खून, किताबों पर डाइन का खून डाल दिया जाए तो वो ठीक हो सकती हैं। यस, अनीस के मुंह से खुशी से बेसाख्ता निकला। डाइन का खून ज़रूर ऊपर लैब में होगा, मैं भी जाकर देखता हूँ। अनीस लाइब्रेरी से निकला और बाहर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर लैब में आ गया। लैब को लॉक लगा था। अनीस ने चाबी निकाली और लॉक खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये सामने जो लोहे की अलमारी है, ज़रूर इसमें होगा। अनीस जल्दी से अलमारी के पास गया, इसे खोला। अलमारी के अंदर बहुत सी शीशियाँ पड़ी थी जिनमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का खून था और केमिकल्स थे। सब शीशों पर लिखा गया था कि किस में क्या रखा गया है। अनीस डाइन का खून वाली शीशी तलाश करने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद अनीस को शीशी मिल गई। अनीस ने शीशी निकाली और अलमारी बंद कर दी और जल्दी से लैब से बाहर निकला और जल्दी में लैब लॉक करना भूल गया, जो इसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अम्मी, ये तस्वीर किसकी है? अलियान ने तस्वीर को देखते हुए पूछा। रिफ़त अरूसा को कुछ समझा रही थी। अलियान की आवाज़ देते ही पीछे मुड़ी और अलियान को तस्वीर देखते हुए ऐसे डर गई जैसे इसे कोई बड़ा राज पता चल गया हो। रिफ़त और अरूसा दोनों तेज़ तेज़ चलती कदमों से चलती अलियान की तरफ आई। अरे, ये तस्वीर ये यहाँ किसने लगा दी? हमें नहीं पता ये तस्वीर किसकी है। अरूसा जल्दी जल्दी बोली। क्या मतलब चाची, क्या आपको नहीं पता? ये तस्वीर मैंने पहले भी देखी है, जब हम गांव आ रहे थे। रास्ते में एक गार जैसी चीज़ में, अलियान ने पूछा। दरअसल अरूसा का मतलब है कि हम इतने सालों से यहाँ नहीं आए तो किसी ने लगा दी होगी। तुम जाओ, जाकर फ्रेश होके आराम करो, थक गए होगे, इसे मैं हटवा देती हूँ, रिफ़त ने कहा। जी अम्मी, अलियान कहता हुआ चल दिया। भाभी, ये तो डाइन घर तक भी पहुँच गया, मुझे तो डर लग रहा है इसे कुछ पता न चल जाए। अरूसा हाथ घुमाते हुए बोली। कुछ नहीं होगा, पहले इस डाइन की तस्वीर यहाँ से हटवा दो। रिफ़त हकारत से तस्वीर को देखते हुए बोली और चल दी। आओ, इधर आओ। ओए, इधर आओ। अरूसा ने एक नौकर को बुलाया जो किचन की तरफ जा रहा था। जी मालकन। वो चलता हुआ अरूसा के पास आया और अदब से बोला। ये इस कबूतरी, मेरा मतलब है लड़की की तस्वीर यहाँ से हटा दो और इसके
कोई भी तस्वीर अगर मुझे हवेली में नज़र आई तो तुम्हारी नौकरी टाटा बाय बाय हो जाएगी, समझे? अरूसा हुक्म चलाते हुए बोली। जी मालकन, आपको इसकी कोई तस्वीर यहाँ नज़र नहीं आएगी, इसने कहकर तस्वीर उतारी और एक तरफ चल दिया। उफ, ये डायन भी ना 21 साल पहले चल बसी, मगर अभी तक इसका खौफ नहीं गया। दिल करता है इस पत्थर को ही जाके तोड़ दूँ। अरूसा ने कहा। किसको तोड़ने का सोच रही हैं आप? साकिब ने अरूसा को पीछे से बाजुओं में समेटते हुए शरारत से पूछा। अरूसा ने खुद को छुड़ा लिया और साकिब के सर पर हाथ मारते हुए बोली, आपके इस सर को जिसमें दिमाग ही नहीं है, कहते हुए अरूसा चली गई। अजीब औरत है भाई। अनीस नीचे लाइब्रेरी में आया और शीशी एक मेज़ पर रख के दूसरे कमरे में गया और सलमानी किताबें ले आया। अब मैं इन सबको ठीक करता हूँ, अनीस ने कहा और 5 किताबें खोलकर मेज़ पर रख दी। शीशी खोली और सब किताबों पर एक एक खून का कतरा डाला। कुछ देर में सारी किताबों पर आहिस्ता आहिस्ता हरूफ आने लगे। ओह थैंक्स गॉड, ये ठीक हो गई, पापा को मैसेज कर देता हूँ। अनीस जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए पीछे मुड़ने लगा, इसे ऐसे लगा जैसे किसी चीज़ ने मजबूती से इसका पेट जकड़ लिया हो। अनीस ने देखा तो वो डायन की चोटी थी। अनीस को ज़ोर से पीछे खींचा गया। अनीस के सामने एक डायन खड़ी थी जिसने अपनी चोटी से अनीस को जकड़ रखा था। कौन हो तुम? अनीस के हलक से भी मुश्किल से आवाज़ निकली। अंधे हो? मैं एक डायन हूँ, डायन ने जवाब दिया। ये मुसीबत अब कहाँ से आ गई? अनीस ने सोचा। अनीस इससे पहले कि कुछ बोलता, डायन ने अपनी चोटी घुमाई और अनीस ज़ोर से दीवार के साथ लगा और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या सोच रही हो रिफ़त? अनवर कमरे में दाखिल हुआ तो रिफ़त खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। सोच रही हूँ कि जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं इसको जल्दी से निपटा कर यहाँ से चलते बने, रिफ़त ने इसी तरह चांद को देखते हुए जवाब दिया। अच्छा, इस बात को 21 साल गुजर गए, फिर भी अभी तक डर लगता है? अनवर रिफ़त के साथ आके खड़ा हो गया। क्या करूं अनवर जी, वो मंज़र था ही इतना भयानक। आज भी सोचती हूँ तो आंखों के सामने आने लगता है। उल्टे पाँव, सफ़ेद आंखें, लंबी चोटी, गुनगुनाना, दीवार पे चढ़ना। उसने कहा था कि वो वापस आ जाएगी, पर अब वो नहीं आ सकती। वो पत्थर की बन चुकी है और ताबूत में कैद है। अनवर ने रिफ़त के कंधे पर हाथ रखा। मगर इसके लिए वापस आना भी तो कोई मुश्किल नहीं है ना? रिफ़त के चेहरे से परेशानी साफ नज़र आ रही थी। हाँ, मगर हमने तो उसे ही ख़त्म कर दिया है जो इसे वापस ला सकता था। अनवर के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रिफ़त भी हल्का सा मुस्कुरा दी। रात का 1 बज रहा था। अलियान गहरी नींद सो रहा था कि तभी इसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। आजा आजा। अलियान आंखें खोलता है और बेड से नीचे उतर के जूते पहनकर कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है और एक तरफ चलने लगा। सीढ़ियों के पास पहुंच गया। अलियान अपने होश में नहीं था। अलियान ने एक कदम बढ़ाया और गिरने ही वाला था कि किसी ने इसका हाथ थाम के ज़ोर से पीछे खींचा। अनीस को होश आया तो जल्दी से उठा। अनीस के सर से काफ़ी खून बह चुका था। अनीस जल्दी से मेज़ के पास आया, मगर अगले ही लम्हे अनीस की आंखें फटी की फटी रह गई। सारी सलमानी किताबें गायब थी। अरे ये क्या हुआ मुझसे? अनीस बहुत घबरा गया और जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर हबीब को फ़ोन लगाया। तीसरी रिंग पे फ़ोन उठा लिया गया। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। दूसरी तरफ से हबीब की आवाज़ आई। पापा आप जल्दी से घर आए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अनीस ने जल्दी से कहा। ठीक है बेटा, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, फिक्र ना करना। ठीक है पापा, अनीस ने कहकर कॉल काट दी। ये सलमानी किताबें कैसे गायब हो गई अनीस? इन्हें तो हमारे अलावा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तो कोई कैसे ले गया? अभी मैं अपने सर पे कुछ मरहम वगैरह लगा लेता हूँ। अनीस गया और ड्रेस चेंज करके सर पे एक पट्टी करके मेडिसिन खा ली और वापस लाइब्रेरी में आ गया। जब सलमानी किताबों को एक नेक इंसान हाथ नहीं लगा सकता तो एक डायन कैसे ले गई? शायद राज़े डायन में लिखा हो। इस बारे में अनीस सोचते हुए राज़े डायन की तरफ आया और फिर इसे पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद इसे इसके सवाल का जवाब मिल ही गया। जब सलमानी किताबों पर डायन का खून डाला जाता है तो वो नापाक हो जाती हैं, क्योंकि डायन का खून काला और गलीज़ होता है। इसी वजह से कुछ देर तक सलमानी किताबें नापाक हो जाती हैं और इनको कोई भी छू सकता है। अनीस ये पढ़ते ही दंग रह गया। मुझे पहले ही इन किताबों के बारे में पूरा पढ़ लेना चाहिए था, अब क्या होगा?
الیان کو جیسے ہوش سا آ گیا ہو۔ الیان فوراً پیچھے ہٹا اور اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ماما میں کیسے؟ میں تو سو رہا تھا۔ تو تم کون ہو؟ الیان پریشان اور بھوکلا سا گیا تھا۔ جی میرا نام حریم ہے، آپ یہاں سے گرنے لگے تھے تو میں نے بچا لیا، اور میں یہاں کام کرنے کے لیے آئی ہوں، مجھے شام کو عروسہ آنٹی نے بلوایا تھا۔ حریم نے نظریں جھکاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا، پر میں یہاں؟ الیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے آیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے، حریم نے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ ہاں شاید۔ تھینک یو، الیان کہتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آج کل تو کچھ زیادہ ہی الیان کو غصہ اور کنفیوژن دونوں ہو رہے تھے۔ یا پھر میں کچھ زیادہ سوچنے لگا ہوں، مجھے شاید دوبارہ ٹھنڈے پانی سے نہا کر سونا چاہیے، ورنہ آج وہ لڑکی نہ ہوتی تو میں تو اوپر پہنچ گیا ہوتا۔ آج کی کہانی بس یہیں تک۔ کیا ہے ڈائن کی سچائی؟ کون ہے ڈائن؟ کیا ہے الیان سے اس کا رشتہ؟ پڑھیے اگلی قسط میں۔